નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજે આપણે ધોરણ 8 હિન્દી એમાં આપણું પહેલું છે पत्र एवं डायरी। तो आज हम पत्र एवं डायरी देखेंगे। वैसे तो हम देख सकते हैं कि पहले सत्र में आपको पत्र कैसे लिखा जा सकता है वो मैंने आपको सिखा दिया था, लेकिन फिर भी पत्र के कई सारे प्रकार है और कब और कैसे पत्र लिखे जा सकते हैं वो यहाँ पर दिए गए हैं। तो हम सबसे पहले पत्र का क्या महत्व है हमारे जीवन में, तो कि दूर बसे अपने संबंधी मित्रों, परिवारजनों तथा कभी कभी विभिन्न अधिकारियों को पत्र लिखने की आवश्यकता रहती है। कि पहले हम जो हमारे पास मोबाइल नहीं थे, कंप्यूटर भी नहीं था, तो दूर हमारे जो रिश्तेदार होते हैं उन्हें समाचार देने के लिए हम पत्र लिखते थे। मित्रों को, परिवारजनों को, कभी कभी उच्च अधिकारी को किसी शिकायत के लिए या किसी अपनी जो हमें उस तक हमारा समाचार पहुंचाना है तो हम पत्र लिखने की आवश्यकता रहती थी। पत्रों के द्वारा हम अपनी बात अत्यंत सुगमता से उन तक पहुंचा सकते हैं। सुगमता से यानी कि अच्छी तरह आप क्या कहना चाहते हैं वो सामने वाले व्यक्ति को हम अच्छे से बता सकते हैं। यद्यपि आजकल दूरभाष यानी कि टेलीफोन, ईमेल, इंटरनेट, मोबाइल फोन आदि द्वारा भी यह कार्य किए जाते हैं। आज हम देख सकते हैं कि मोबाइल के द्वारा ईमेल हम भेज सकते हैं, इंटरनेट या मोबाइल फोन द्वारा हम किसी व्यक्ति को मैसेज के द्वारा कोई भी समाचार दे सकते हैं। लेकिन फिर भी पत्रों का महत्व कम नहीं हुआ, क्योंकि पत्र का महत्व इतना ही है क्योंकि पत्र को हम अच्छी तरह अपने विचार प्रस्तुत कर सकते हैं। तो कम नहीं हुआ है, क्योंकि क्यों कम नहीं हुआ है उसका पहला कारण यह है कि पत्र के द्वारा विस्तार से अपनी बात व्यक्त की जा सकती है। कि किसी भी पत्र को हम लिखते हैं तो उससे विस्तार से जो हम कहना चाहते हैं वो पूरी तरह से हम दूसरे व्यक्ति तक अपनी बात पहुंचा सकते हैं। फोन या मोबाइल से तो हम जो मैसेज करते हैं, अभी छोटे छोटे मैसेज होते हैं, क्योंकि हम बड़ा लिखने के लिए मोबाइल में जो टाइप करना होता है वो बड़ा हम इतना पत्र लिखते हैं, ऐसा हम नहीं लिखते। जो बात है वो स्पष्ट लिख देते हैं और कहीं भी और किसी बात का जिक्र हम उसमें नहीं करते हैं। तो पत्र के द्वारा किसी भी बात को विस्तार से अपनी बात को व्यक्त की जा सकती है, वो पहला पॉइंट है। दूसरा, पत्र के द्वारा विचारों को प्रेषित करना अन्य साधनों की अपेक्षा सस्ता है। पत्र लिखना आप बच्चे लोग बहुत छोटे, आप कभी टपाल जो आती है ना वो आपने कभी लिखी नहीं होगी, लेकिन वो सबसे पहले 50 पैसे की मिलती थी, आज कहीं 1 रुपए की मिलती होगी। तो वो आप मोबाइल में जो मैसेज करते हैं, नेट का जो रिचार्ज करवाते हैं, तो उनके हिसाब से पत्र एकदम उसकी अपेक्षा से वो सस्ता होता है। तीसरा है अधिकारियों तक अपनी बात पहुंचानी, शिकायत करना, आवेदन या प्रार्थना आदि के लिए केवल पत्रों का सहारा लिया जा सकता है। किसी उच्च अधिकारी के लिए हमें अगर उन्हें शिकायत करनी है, किसी भी बात की प्रार्थना करनी है, आवेदन पत्र देना है, तो हम उसे मोबाइल से फोन नहीं कर सकते, उसे हम पत्र ही लिखना पड़ेगा। क्योंकि कोई उच्च अधिकारी को हम उसका मोबाइल नंबर तो हमारे पास होगा नहीं, या हम उसको मोबाइल करेंगे तो वो हमें जवाब भी नहीं देंगे। लेकिन कोई शिकायत करनी है तो हमें उसे पत्र लिखना पड़ेगा, तो भी हमारी शिकायत वहाँ तक पहुँच सकती है। तो उसके लिए हमें पत्र ही लिखना पड़ेगा, अन्य साधनों का नहीं उपयोग कर सकते। मोबाइल, इंटरनेट, ईमेल का उपयोग हम नहीं कर सकते। तो पत्र लेखन में सबसे पहला पत्र हम यहाँ देखते हैं कि पत्र लेखन में कौन कौन से पत्र हो सकते हैं। इस पाठ में जो हमें पढ़ने हैं तो उसमें सबसे पहला आएगा निमंत्रण पत्र। किसी को, किसी भी हमारे घर में कोई त्योहार है, जन्मदिन है, तो हम किसी को निमंत्रण पत्र भेज सकते हैं। दूसरा है बधाई पत्र, किसी भी व्यक्ति को शुभकामना देने के लिए हम बधाई पत्र लिख सकते हैं। तीसरा है आश्वासन पत्र, कोई व्यक्ति किसी भी कार्य में अगर असफल हुआ है तो हम उसे आश्वासन दे सकते हैं कि आगे तुम अच्छे से मेहनत करके अच्छा नंबर ला सकते हो, ऐसा आश्वासन
पत्र हम लिख सकते हैं। अनुमति पत्र तो आप आपसे बड़े या किसी आपके माता पिता को लिख सकते हैं, क्योंकि आप अगर प्रवास जाना है तो प्रवास की अनुमति लेने के लिए अनुमति पत्र का उपयोग किया जा सकता है। प्रार्थना पत्र, हम किसी को प्रार्थना कर सकते हैं कि आप यह स्वीकार करें, ये में हमारी प्रार्थना है। कार्यकारी पत्र तो वो हम किसी उच्च अधिकारी को लिख सकते हैं। और व्यवसायिक पत्र कि जो लोग व्यापार करते हैं तो व्यापार में कौन कौन सी चीज मंगवानी है तो उसके लिए पत्र लिखा जा सकता है, उसे व्यवसायिक पत्र कह सकते हैं। तो आज हम पत्र कैसे लिखा जाता है और पत्र के प्रकार में कैसे, निमंत्रण पत्र है तो कैसे लिखा जा सकता है, बधाई पत्र कैसे लिखा जा सकता है, आश्वासन पत्र कैसे लिखा जा सकता है, वो आज हम देखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे पहला पत्र है तो जन्मदिन के अवसर पर उपस्थित रहने के लिए मित्र को निमंत्रण पत्र लिखिए। तो सबसे पहले पत्र कैसे लिखा जा सकता है वो मैंने आगे भी समझा दिया था कि आप सबसे पहले किन विषय पर पत्र लिखना चाहते हैं तो वो विषय पर, तो यहाँ पर लिखा है कि जन्मदिन के अवसर पर उपस्थित रहने के लिए मित्र को निमंत्रण पत्र। तो आ जे આજે લખેલું છે तो लिखा है वो हमारा विषय हो गया। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे तो हम एड्रेस लिखेंगे, सरनामा, बराबर। एड्रेस के बाद हम किसी भी व्यक्ति को अगर पत्र लिखते हैं तो सबसे पहला हम संबोधन करेंगे। उसका संबोधन में मैंने पहले भी लिखा था कि आपके जितना अथवा आपसे छोटा है तो प्रिय लिख सकते हैं और आपसे बड़े हैं तो पूज्य लिख सकते हैं, बराबर। तो यहाँ पर आपको निमंत्रण पत्र अपने मित्र को भेजना है तो यहाँ पर लिखा है कि प्रिय मित्र, जो भी है आपका मित्र का नाम, बराबर। तो आपका जन्मदिन है और आप उसे निमंत्रण देना चाहते हैं तो आप जन्मदिन में क्या क्या लिख सकते हैं। तो सबसे पहले आप लिख सकते हैं कि आपको यह जानकर खुशी होगी कि अगले रविवार को मेरा जन्मदिन है। इस बार तो छुट्टी का दिन ही है कि मेरा जन्मदिन पर आज छुट्टी है तो मैंने सभी मित्रों को बुलाया है, तुम भी मेरे जन्मदिन पर जरूर आना। मेरा जन्मदिन किस दिन है, सभी मित्रों का नाम लिख सकते हैं कि मेरे ये सभी मित्र जो भी यहाँ पर लिखा है कि विपिन, साजिद, प्रशांत, सानिया आदि अवश्य बोल सभी लोग भी आने वाले हैं तो तुम भी, मैं चाहता हूँ कि तुम भी आओगे। आपका जन्मदिन है और आपके अपने मित्रों को बुलाना है तो वो तो आप लिख सकते हो। तो ऐसे पत्र लिखा जा सकता है कि आपका जन्मदिन है तो आपको इस कौन से दिन इस पे आ रहा है जन्मदिन, कौन कौन से आपके मित्र आ रहे हैं और हमारे कई रिश्तेदार भी आ रहे हैं तो हम लोग सभी को बुलाने वाले हैं और क्या क्या करने वाले हो आप लोग, कौन कौन सा भोजन करने वाले हो, कौन सी पार्टी रखने वाले हो, सभी का जिक्र आप इस पत्र में कर सकते हो। और अंत में आपका मित्र, तुम्हारा मित्र लिखकर तुम्हारा नाम लिख सकते हैं, बराबर। ये हो गया पहला पत्र। तो निमंत्रण पत्र के लिए आपको निमंत्रण देना है तो निमंत्रण पत्र में आप किस निमंत्रण के लिए दे रहे हो, जन्मदिन है तो जन्मदिन के लिए, तो जन्मदिन कब है और जन्मदिन में आप क्या क्या करने वाले हो वो सभी आप लिख सकते हो। दूसरा पत्र है बधाई पत्र। तो बधाई पत्र में हम किसी को बधाई देने वाले हैं, लेकिन बधाई किसकी दी जा सकती है तो किसी अच्छे कार्य के लिए बधाई दी जा सकती है। तो इसमें सालगिरह यानी कि जन्मदिन की बधाई पत्र है। किसी का जन्मदिन है तो हम उसके घर नहीं जा रहे हैं लेकिन उसको पत्र के द्वारा बधाई दी जा रही है तो कैसे दे सकते हैं। तो सबसे पहले हम उसका विषय है सालगिरह यानी कि जन्मदिन का बधाई पत्र। तो हम अपने मित्र को ही लिख रहे हैं तो प्रिय मित्र, सप्रेम स्मरण, कल ही तुम्हारा पत्र मिला, ऐसा कुछ भी लिख सकते हो। अथवा तो कुछ ही दिनों पहले तुम्हारा पत्र मिला था, बराबर। हम सब यहाँ खुश है, वो सब आप अपने आप लिख सकते हो। यहाँ पर हमें तुम्हारी सालगिरह का निमंत्रण पत्र मिला लेकिन आप किसी काम में व्यस्त है अथवा तो आप नहीं जा सकते, ऐसा आप लिख सकते हैं कि मैं इस बार तुम्हारे जन्मदिन का मुझे निमंत्रण पत्र मिला लेकिन मैं तुम्हारे घर नहीं आ सकता, अथवा तो मेरी ये मजबूरी है और मैं तुम्हारे घर नहीं आ पाऊंगा, इसीलिए तुम्हारे जन्मदिन की मैं बहुत सारी तुम्हें शुभकामनाएं देता हूँ, बधाई देता हूँ, बराबर। तो आप किसी भी कारण से नहीं जा सकते वो कारण दर्शा सकते हैं, बराबर।
तो और तुम एक साल बड़े हो गए हो, इस अवसर पे मैं तुम्हें बधाई दे रहा हूँ, बराबर। मैं चाहता हूँ कि तुम्हारी सालगिरह बार बार आए, वो आप कुछ भी लिख सकते, लेकिन मेन विषय में आपको आप उसके जन्मदिन पर क्यों नहीं जा रहे हो वो आप दर्शा सकते हो और उसे बधाई दे सकते हो कि तुम्हारे जन्मदिन की खूब खूब बधाई, बराबर। तो दूसरा हो गया बधाई पत्र। तीसरा है आश्वासन पत्र। आश्वासन कब दे सकते हैं कि किसी भी आपके मित्र को अगर कोई खेल कूद में रहा है अथवा तो कोई परीक्षा में वो असफल हुआ है और वो एकदम निराश हो गया है, तो आप उसे आश्वासन दे सकते हो। कैसे आश्वासन दे सकते हो कि आपको अगर आपके यहाँ पर दिया गया है कि खेल महाकुंभ में असफल अच्छा प्रदर्शन नहीं करने पर सखी को आश्वासन पत्र लिखिए। तो सखी को लिखना है तो प्रिय सखी, बराबर, आज तुम्हारे पिताजी के फोन के द्वारा पता चला कि तुम खेल महाकुंभ में चक्रफेंक में प्रतियोगिता में असफल हुई हो। इस समाचार से मुझे बहुत दुख हुआ, लेकिन तुम्हारा इस प्रतियोगिता में प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा। हमने तुमसे बहुत आशा लगा रखी थी कि तुम अच्छे से प्रदर्शन करोगी, लेकिन कोई बात नहीं, फिर से तुम अगले साल जब कुंभ का मेला होगा, खेल कुंभ का, तो तुम एक चक्र प्रतियोगिता में अच्छा प्रदर्शन करके फिर से तुम नंबर लाओगी। असफलता भी सफलता का सोपान, कि तुम असफल हुई हो लेकिन आगे से मेहनत करके और अच्छे से मेहनत करके तुम सफल हो सकती हो, बराबर। ऐसे तुम किसी भी व्यक्ति को आश्वासन दे सकते हो कि अपने ध्येय पर, अपने मार्ग पर डटे रहने से हमें सफलता अवश्य मिलती ही है, और मैं चाहती हूँ कि तुम दुगने उत्साह से अभ्यास करो और अगले साल तुम्हें अवश्य सफलता मिलेगी, वो मेरी शुभकामना है, बराबर। तो ऐसे आप आश्वासन पत्र भी लिख सकते हो। तो और चौथा है अनुमति पत्र। किसी आपको प्रवास में जाना है और आपके पिताजी के पास से आपको अनुमति लेनी है कि मैं प्रवास जाना चाहता हूँ और मुझे आप अनुमति दीजिए। तो किसी भी हमें अगर प्रवास जाना है तो माता पिता से हमें अनुमति लेनी होती है, बराबर। तो यहाँ पर कैसे लिख सकते हो, तो पिताजी को लिखना है तो क्या आएगा, पूज्य पिताजी सादर प्रणाम, आपका पत्र मिला, सबकी कुशलता जानकर खुशी हुई। आज मेरी जरा चिंता, आप मेरी चिंता मत करना। आपको सूचित करते हुए मुझे खुशी हो रही है कि हमारी कक्षा से सभी विद्यार्थी अगले महीने 17 तारीख अथवा तो कोई भी तारीख को, बराबर, अजंता एलोरा की गुफा देखने के लिए जाने वाले हैं। मैं भी इस प्रवास में जाना चाहता हूँ, तो स्कूल की व्यवस्था भी की गई है, किस बस में जाना है, कितने रुपये प्रवास में लगेंगे और कब जाना है, कितने बजे जाएंगे, कितने बजे वापस आएंगे, वो सभी माहिती, और आपके कौन कौन से मित्र जा रहे हैं, इस माहिती के साथ अपने पिता को लिखिए। और अंत में आप लिखेंगे कि मैं प्रवास जाना चाहता हूँ, प्रवास में शामिल होना चाहता हूँ। तो आप इस पत्र के द्वारा प्रवास के लिए मुझे अनुमति दीजिए और प्रवास के पैसे भी भेज दीजिए, क्योंकि आपके पास तो पैसे नहीं होंगे तो आपको पिताजी के पास पैसे मांगने पड़ेंगे। तो अनुमति के साथ आप मुझे जो पैसे भी प्रवास के वो मुझे भेज दीजिए। आप तो यहाँ पर रहते हैं तो आपको पत्र लिखना तो नहीं होगा, लेकिन आपको अगर सीखना है तो पत्र ऐसे लिखा जा सकता है, बराबर। और एक पत्र है प्रार्थना पत्र। प्रार्थना पत्र में आप किसे प्रार्थना कर सकते हैं, तो आपको शिक्षक को, आप अगर छुट्टी में आपको कहीं पर जाना है, आपके घर में शादी है तो आपको छुट्टी चाहिए, तो छुट्टी के लिए आपके शिक्षक को आप प्रार्थना पत्र लिख सकते हो कि आदरणीय गुरुजी, निवेदन है कि मेरी बहन की शादी कितनी तारीख को है, बराबर, मैं उसका एक ही भाई हूँ और मुझे शादी में रहना है, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि मैं किस तारीख से किस तारीख तक आप गैरहाजिर रहना चाहते हैं। तो आप लिखेंगे कि पहली तारीख से 8 तारीख, 24 तारीख से 28 तारीख तक 5 दिन में विद्यालय उपस्थित नहीं हो सकूंगा। क्यों? क्योंकि पिताजी को पत्र, इस प्रार्थना पत्र के साथ मैं भेज रहा हूँ। पिताजी को एक
पत्र मैं पिताजी को साथ में रखकर मेरे पिताजी की अनुमति के साथ मैं पत्र तुम्हें आप शिक्षक को भेज रहा हूँ। मैं आपको प्रार्थना करता हूँ कि मेरी इस छुट्टी को आप मुझे यह अवकाश प्रदान करने की कृपा कीजिए। इसीलिए मैं सदैव आपका कृतज्ञ रहूंगा। अथवा तो आप और मैं जो भी विद्यालय में जो भी कार्य होगा वो मैं बाद में संपन्न कर लूंगा, मैं अपने आप संपन्न कर लूंगा। ऐसा आप कुछ भी लिख सकते हो इसमें, बराबर। तो ये प्रार्थना पत्र हो गया। और आगे का है कार्यालयिक पत्र और व्यावसायिक पत्र। तो કે વિદ્યાર્થી મિત્રો આપણે છે ને બધા પહેલા નિમંત્રણ પત્ર, दूसरा था बधाई पत्र, तीसरा आश्वासन पत्र, अनुमति पत्र और प्रार्थना पत्र हमने देखा। तो छठा है कार्यालय। कार्यालय पत्र कब लिखा जा सकता है और किसको लिखा जा सकता है? तो कि कार्यालय पत्र है वो हम किसी उच्च अधिकारी के लिए जो हमारे यहाँ शिकायत होती है, जैसे कि हमारे मोहल्ले में बहुत सारी गंदगी हो रखी है और कोई स्वच्छता के लिए नहीं आता, तो हम उस अधिकारी को, स्वास्थ्य अधिकारी को पत्र लिख सकते हैं। अगर हमारे मोहल्ले में कोई लाइट जो स्ट्रीट लाइट होती है वो नहीं हो रही है, कितने दिनों से बंद पड़ी है और कोई उसे रिपेयर करने के लिए नहीं आ रहा है, तो हम वो फरियाद करने के लिए जो अधिकारी होते हैं उन्हें हम पत्र लिख सकते हैं। तो कि यहाँ पर हमें एग्जाम्पल कर दिए गए हैं कि स्वास्थ्य अधिकारी को गंदगी के बारे में शिकायती पत्र तो हम कैसे लिखे जा सकते हैं, किस सेवा में એટલે કે કોને લખી રહ્યા છે આપણે? તો કે સ્વાસ્થ્ય અધિકારી મહોદય, महानगरपालिकाમાં જ આપણે જે गंदगी के लिए हम शिकायत कर सकते हैं। तो कि मान्यवर सविनय निवेदन है कि मैं आपके मोहल्ले का नाम जो भी है, तो कि यहाँ पर दिया गया है कि गायत्री मोहल्ले, आपकी सोसाइटी का जो भी नाम है आप लिख सकते हो। मैं रहता हूँ इस मोहल्ले में पिछले कई दिनों से ठीक से साफ नहीं हो रहा है और आजकल शादी का मौसम है, रास्ते पर गंदगी इतनी फैली हुई है कि पास कूड़ेदान में सब जूठन डाल जाते हैं। बदबू के कारण पिछले 2-3 दिन से यह हाल हो गया है कि वहां से आना जाना भी मुश्किल हो गया है कि इतनी सारी गंदगी है कि लोग अपना कचरा वो कूड़ेदान में नहीं डालते। आने जाने वाले सभी लोग परेशान हो रहे। यदि गंदगी की शीघ्र न हटाया गया तो मोहल्ले भर में बीमारी फैल जाएगी। तो आप ऐसे, और आपके मोहल्ले में अगर कोई लाइट, स्ट्रीट लाइट बंद हो गई है कितने दिनों से और कोई नहीं आ रहा है, तो भी आप शिकायत कर सकते हो। तो यहाँ पर आप अंत में वो लिख सकते हैं कि आशा है कि आप शीघ्र इसे हटवाने की व्यवस्था करोगे, बराबर। आपका सेवक, विनम्र सेवक, आपका जो भी नाम है और आपके मोहल्ले का जो नाम है वो आपको लिखना पड़ेगा, क्योंकि मोहल्ले की सफाई करनी है तो मोहल्ले का नाम लिखना पड़ेगा। अगर वो लाइट की व्यवस्था नहीं है तो भी आप लिख सकते हैं कि पिछले कई दिनों से मोहल्ले में जो स्ट्रीट लाइट है वो बंद पड़ी हुई है, आने जाने में बहुत सारी दिक्कत हो रही है। इसीलिए आपको नम्र विनती है कि आप ये लाइट जल्द से जल्द लगा दी जाए, जिससे आने जाने वाले लोगों को कहीं तकलीफ ना हो। ऐसे आप लिख सकते हो। तो कार्यालय पत्र ऐसे लिखा जा सकता है। कार्यालय पत्र में और कहीं भी है प्रकार कि आपको अगर किसी भी बात की शिकायत है तो आप कार्यालय पत्र में लिख सकते हैं। महानगर पालिका, नगर पालिका में और किसी उच्च अधिकारी को जो भी आपको फरियाद है वो आप लिख सकते हो। इसके आगे का पत्र है व्यवसायिक पत्र। व्यवसायिक पत्र में अगर आप व्यापारी है, आप कोई व्यवसाय करते हो तो आप व्यवसायिक पत्र लिख सकते हैं। यहाँ पर एग्जाम्पल तरीके दिया गया है कि पुस्तक बेचने के लिए पुस्तक विक्रेता को पत्र। आप किसी भी वस्तु का अगर व्यापार करते हैं तो वो वस्तु आपको अगले व्यापारी, जो बड़े व्यापारी है, उसके पास से मंगवानी, तो आप उसे पत्र लिख सकते हैं कि आपको कौन कौन सी वस्तु चाहिए और कितनी चाहिए और कब आप भेजोगे, पैसा आप कैसे उसे पहुंचाओगे, वो सभी पत्र में लिख सकते हैं। यहाँ पर दिया गया है, देखिए, व्यवस्थापक जो उसकी शॉप का, एक उसकी दुकान का जो नाम है गुरु श्री गजानन पुस्तकालय, बराबर। मुझे निम्नलिखित पुस्तकों की आवश्यकता है, उन्हें आप डाक से भेजने की कृपा करें।
अथवा तो मुझे ये वस्तु की जरूरत है तो आप उसे भेज दीजिए। जो जो वस्तु चाहिए उसका आप लिस्ट बना दीजिए। जो यहाँ पर लिखा है नन्ना कोश, नालंदा विलास, शब्द सागर, बराबर। तो जो जो वस्तु है वो आपका लिस्ट बना दीजिए और आप नीचे लिख सकते हैं रुपया उपयुक्त पुस्तक उचित कमीशन काटकर शीघ्र ही એટલે કે તમે મને भेज दीजिए। किससे? तो कि जो भी आप डाकघर से अथवा तो किसी पार्सल से आप मुझे भेज दीजिए, बराबर। और आपको बहुधी प्रतीक्षा शांति भवन MG रोड राजकोट, यहाँ पर जहाँ भेजना है वहाँ उसने ये लिखा है, बराबर। तो आप ऐसे कई व्यवसायिक पत्र लिख सकते हैं। व्यवसाय में जो यहाँ पर तो पुस्तक का उदाहरण दिया गया है, लेकिन आप किसी भी वस्तु मंगवाना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं ऐसे कि इतनी सारी, इतने डजन अथवा तो ये वस्तु है जो मुझे जल्द से जल्द भेज दीजिए, मैं आपको पैसे शीघ्र ही भेज दूंगा, मनी ऑर्डर से भेज दूंगा, बराबर। ऐसे आप लिख सकते हैं। यहाँ पर पत्र लिखते समय आप किस किस बात का ध्यान रखोगे? सबसे पहले जो पत्र में जो जो शब्द आए वो शब्द आपको बताने होंगे, तो उसका हम देख लेंगे। सबसे पहले तो कि रिश्तेदार, रिश्तेदार यानी कि सगे संबंधी, उसे हम क्या कहते हैं? रिश्तेदार कहते हैं। उपस्थित यानी कि हाजिर, उपस्थित रह सकेंगे तो के हाजिर એટલે કે હાજર રહી શકાય। પછી આગમન, आपका आगमन तो के आना। सालगिरह એટલે કે जन्मदिन। दफ्तर यानी कि कार्यालय। मंगल यानी कि शुभ। विवश, विवश એટલે કે બેબસ, લાચાર। चिरंजीवी એટલે કે દીર્ઘાયુ, આપણે ગમે તે શબ્દ વાપરીએ છીએ। चिरंजीवी यानी कि દીર્ઘાયુ, લાંબુ જીવનાર, એના શબ્દાર્થ છે। એના પછી આપણે જોઈએ તો पत्र लेखन के लिए ध्यान में देने महत्वपूर्ण बाबत कौन कौन सी? आप पत्र कैसे लिखे जा सकते हैं, कौन कौन से पत्र है वो आप देखिए। लेकिन पत्र लिखते समय आप कौन कौन सी बाबत को ध्यान में रखेंगे? सबसे पहली बाबत यह है कि पत्र में बोलचाल की सरल भाषा का प्रयोग करना चाहिए। ऐसी भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए कि दूसरे व्यक्ति को, सामने वाले व्यक्ति को अगर पता ना चले। पत्र में हमेशा हम जो लिखते हैं उसकी भाषा सरल होनी चाहिए, जो दूसरे व्यक्ति को समझ में आए। दूसरी बात है, पत्र में आवश्यक बातें ही लिखनी चाहिए। पत्र ऐसा लंबा नहीं होना चाहिए कि सामने वाले व्यक्ति को पढ़ने के लिए वो लंबा पढ़े। वो ऐसा होना चाहिए कि टूका और सचोट, कि उसे समझ में भी आए और वो अच्छे से लिखना भी चाहिए। तीसरा है, पत्र अधिक लंबा नहीं होना चाहिए। पहले भी मैंने कहा कि पत्र लंबा नहीं होता, पत्र को हमेशा छोटे से छोटा लिखना चाहिए। चौथा है, मित्र या सखी के लिए तुम सर्वनाम का तथा बड़ों के लिए आप सर्वनाम का प्रयोग करना चाहिए। सर्वनाम એટલે आपको पता है। पांचवा है, पत्र में सबसे ऊपर बाईं ओर आपका पूरा पता और तारीख लिखनी चाहिए। सबसे पहले पत्र हम जब लिखते हैं तब हमारी बाईं ओर हमें अपना पूरा नाम, वो तो आप 6वीं कक्षा से आप लिखते आ रहे हो, बराबर, तो आपको पता है पूरा नाम लिखना है, पता लिखना है, तारीख लिखनी है, वो सबसे पहले लिखना चाहिए। बाईं ओर पत्र जिसे लिखना है उसे शिष्ट भाषा में संबोधन करना चाहिए। बाईं ओर आपने आपका नाम और पता लिखा तो बाईं ओर એટલે કે उसके जहाँ लिखा है उसके नीचे ही आपको, जिसे आप लिख रहे हैं कि आपका मित्र है तो प्रिय मित्र, आपसे बड़े हैं तो आदरणीय, पूज्य आप लिख सकते हैं, बराबर। शिष्ट भाषा એટલે કે सारी भाषा में संबोधन करना चाहिए। इसके बाद अभिवादन करना चाहिए। आपको नमस्कार, उसे क्या बोलते हैं? अभिवादन। इसके बाद अगला पॉइंट है, इसके बाद पत्र को कलेवर में मुख्य विषय को अभिव्यक्त करना चाहिए। उसके बाद सबसे पहले क्या करना चाहिए? हमें अपना नाम, तारीख और पता लिखना है। उसके नीचे हम किसी व्यक्ति को लिखते हैं, उसको शिष्ट भाषा में संबोधन करना है। उसके बाद हमें जो विषय पर, हम जिस विषय पर पत्र लिखना चाहते हैं वो विषय को हम व्यक्त करना होगा, बराबर। इसके बाद पत्र समाप्त होने पर नीचे बाईं और पत्र लिखने वाले का संबंध और नाम लिखना चाहिए। वो किसे लिखते हैं? आप मित्र को लिखते हैं तो क्या प्रिय मित्र, तुम्हारा मित्र, बराबर, कि तुम्हारा मित्र अथवा तो आपका पुत्र, वो आपको संबंध
आपका वो संबंध दर्शाता है और आपका नाम लिखना चाहिए, क्योंकि नाम लिखने से पता चलता है कि किस व्यक्ति ने किसको पत्र लिखा है। तो आप इस बात का ध्यान रख सकते हैं। संबंध, अभिवादन आदि की आप कैसे कर सकते हो, नीचे कोष्टक में दिया गया है, तो आप पढ़ सकते हो कि कैसे। जो एक एग्जांपल दिया है कि व्यक्तिगत पत्र होता है तो संबंध में पिता पुत्र को जब लिखते हैं तब पूज्य पूजनीय पिताश्री लिख सकते हैं। पिता अगर पुत्र को लिखते हैं तो प्रिय, आयुष्मान और नाम लिख सकते हैं, बराबर। और पत्र की समाप्ति में लिखी जाने वाली शब्दावली के अंत में क्या लिख सकते हैं। अगर पुत्र को पिता लिख रहे हैं तो आपका आज्ञाकारी पुत्र, पिता पुत्र को लिख रहे हैं तो तुम्हारा शुभचिंतक, शुभेच्छु लिख सकते हैं। ऐसे किसी को लिखने के लिए आपको क्या लिखना चाहिए, ये पूरी सूची दी गई है, वो आप देख सकते हैं। कल